गुड आफ्टरनून क्लास 11th क्लास, विषय समाजशास्त्र। टॉपिक है बेटा रिवीजन वर्क, जो आजकल कराया जा रहा है आप लोगों को कि जो भी क्वेश्चन है, मुख्य मुख्य क्वेश्चन थोड़ा सा जो लगता है कि वो कराए जाते हैं, बाकी आपको घर में करना है। इसमें पहला क्वेश्चन था आज कि परिवार किसे कहते हैं। तो बेटा परिवार जो है समाज की एक सबसे प्रमुख इकाई है, जो लगभग सभी समाजों में पाई जाती है। यहाँ तक कि पशु समाज में भी आपको परिवार देखने को मिल जाएगी। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य परिवार वो संस्था है जहाँ पे जो है सभी चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, भाई भतीजे भतीजी, सभी लोग जो है मिलकर हैं और सभी एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से परिपूर्ण होते हैं। अब है बेटा परिवार के कार्य। परिवार क्या करता है हमारे लिए, कौन कौन से कार्य करता है परिवार। देखो, सबसे पहले हमारे लिए जो भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था करता है, फिर यौन इच्छा की पूर्ति के लिए विवाह आदि कराता है। ठीक है बेटा। तो हमारा समाजीकरण भी करता है, क्योंकि किस तरह से जो है हमें समाज में रहना है। धार्मिक कार्य भी करता है कि व्यक्ति को जो है किस तरह से अपने संस्कृति और धर्म का पालन करना चाहिए, वो सीखता है बच्चा परिवार में। तो कुल मिला के जो है परिवार हमें सामाजिक बनाता है, हमें मानसिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा सभी प्रदान करता है, यानी कि हमें एक सामाजिक स्थिति प्रदान करता है। विवाह के द्वारा किसी व्यक्ति को सामाजिक स्थिति भी प्रदान करता है। अब है बेटा परिवार कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के परिवार होते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम देखते हैं कि वंश, परंपरा और निवास स्थान, इनके आधार पर अगर हम परिवारों को देखते हैं तो सबसे पहला परिवार है पितृसत्ता परिवार। इसमें जो है सत्ता पिता के पक्ष की पुरुष, मतलब जो घर का जो सबसे बड़ा पुरुष होता है उसके हाथ में परिवार की सत्ता होती है, और वंश परंपरा जो है पिता के वंश के आधार पर चलती है, और उत्तराधिकार पिता के बाद उसके बेटों को प्राप्त होता है, पुत्रों को प्राप्त होता है। फिर है बेटा मातृमूलक परिवार। इसमें माता जो है वंश माता के वंश से चलता है। ठीक है। फिर इस परिवार की प्रधान जो है माता होती है। इसमें जो है आजकल में से ज़्यादातर समाजों में तो इस प्रकार के परिवारों का चलन नहीं है, लेकिन भारत में मालवार और मालवार और असम में जनजातियों में जो है मातृमूलक परिवार पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। अब है विवाह के आधार पे एक विवाहित, जिसमें जो है क्या होता है कि पुरुष जो है सिर्फ एक ही विवाह करता है, और इसी परिवार को जो है आज के समय में आदर्श परिवार माना जा रहा है। फिर है बेटा आज कहने का मतलब है कि इसी प्रकार के परिवारों का प्रचलन जो है वर्तमान समाज में है, क्योंकि व्यक्ति एक ही विवाह करता है। फिर है बहुपत्नी। इस प्रकार के परिवार में जो है एक व्यक्ति जो है एक से अधिक पत्नियां रखता है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि जो आजकल क्या धूम है कि जैसे राजा महाराजा थे तो उनकी कई रानियां होती थी, अपना एक शानो शौकत दिखाने के लिए जो है वो एक से अधिक पत्नियां रखते थे। तो इस तरह से जैसे श्री कृष्ण की दशरथ की 3 रानियां थी, अभी भी जो है कहीं कहीं पर लोग किसी की 2 पत्नियां भी हो जाती हैं। तो इस तरह से अब है बहुपति। इस बहुपति परिवार में क्या होता है कि इसमें एक स्त्री के एक से अधिक पति हो सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इसमें जैसे हमारे देश में टोडा और खस जनजाति तो हमारे देहरादून के चक्रौता क्षेत्र में रहती है। ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ से पांडवों से जुड़ी हुई है। जैसे आपने सुना होगा कि पांडवों की एक ही पत्नी थी द्रौपदी, 5 भाइयों की एक ही पत्नी थी। तो इसमें जो है बहुपति आधार पर जो है इसको हम मान सकते हैं। फिर है संगठन। संगठन में जो है एकाकी परिवार है। एकाकी परिवार में वो होता है बेटा कि जिसमें जो है माता पिता और उनके अविवाहित यानी कि बिना ब्याहे बच्चे रहते हैं, माता पिता और अविवाहित बच्चे, तो उसको कहते हैं एकाकी परिवार। दूसरा होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में माता पिता और उनके विवाहित बच्चे, यानी कि बच्चों की भी शादी हो रखी है और वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, तो संयुक्त परिवार होता है। 2 परिवार, एक बच्चों का परिवार हो गया और एक माता पिता का परिवार, तो वही यानी कि 2 फैमिलियां ज्वाइंट। अब एकाकी में क्या है, सिर्फ माता पिता है और उनके अविवाहित बच्चे, यानी कि बच्चों की शादी नहीं हुई है। ठीक है बेटा। अब है नातेदारी।
नातेदारी क्या होती है? प्रत्येक समाज में जो है, भारतीय समाज में खासकर, ग्रामीण समाज में या भारतीय समाज की हम बात करें, इसमें जो है रिश्तों के लिए जो एक अनुलोम व्यवस्था पाई जाती है कि हमने जो है किसको किस नाम से बुलाना है, क्या हमारा किसी जो नातेदारी को एक तरह से रिश्तेदारी भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा। तो नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं? तो नातेदारी होती है, एक होती है रक्त संबंधी नातेदारी। नातेदार मीन्स जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। ठीक। रक्त संबंधी नातेदार जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ, ये हमारे खून के रिश्तेदार हैं। तो इनसे हमारे ये क्या है, हमारे रक्त संबंधी नातेदार, यानी कि प्राथमिक नातेदार भी हम इनको कह सकते हैं। दूसरा होता है विवाहिक नातेदारी। एक तो रक्त संबंधी नातेदारी हो गई और एक होगी विवाह संबंधी नातेदारी। विवाह संबंधी नातेदारी वो होती है जिनसे हमारा नाता विवाह के बाद जुड़ता है। ठीक है। जैसे सास ससुर, इनसे हमारा पत्नी, ठीक है, पत्नी का भाई, इनसे हमारे रिश्ते कब होते हैं? विवाह के बाद होते हैं। ठीक है बेटा। अब है शिक्षा। शिक्षा की क्या खास बात होती है? शिक्षा जो है बहुत ही जरूरी है, एजुकेशन हमारे लिए। ठीक है बेटा। शिक्षा का सबसे बड़ी खास बात है बेटा कि शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जो व्यक्ति बोलता है कि भाई शिक्षा लेने की, बोलते हैं कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन पढ़ना लिखना और शिक्षा ग्रहण करना अलग चीज होती है। क्योंकि व्यक्ति जीवन के अनुभवों से कुछ ना कुछ अवश्य सीखता रहता है। तो इसलिए जो है शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये इसकी विशेषता है। और शिक्षा जो है हमेशा व्यक्ति को योग्य बनाती है, इसके साथ उसके व्यक्तित्व का विकास भी करती है। ठीक है बेटा। और उसे सामाजिक बनाती है ताकि वो जो है अपने देश के लिए कुछ कर सके। ठीक। फिर है विवाह के उद्देश्य। विवाह के उद्देश्यों में बेटा कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे संतान उत्पत्ति करना, परिवार का निर्माण करना, यौन सुख की प्राप्ति करना। ठीक है। और व्यक्ति को सामाजिक स्थिति प्रदान करना, ये विवाह के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। फिर है अनुलोम विवाह। अब आपने अनुलोम और प्रतिलोम विवाह सुने होंगे। अनुलोम विवाह में जब उच्च कुल का, ऊंचे कुल का व्यक्ति, यानी कि ऊंची जाति का व्यक्ति जब निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है, तो उस विवाह को कहते हैं अनुलोम विवाह। ठीक है बेटा। अनुलोम मीन्स जो जब पुरुष होगा ऊंची जाति का पुरुष और निम्न जाति की स्त्री, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री, इसको कहेंगे हम अनुलोम विवाह। फिर होता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह अनुलोम विवाह का उल्टा होता है। इसमें जो है स्त्री ऊंची जाति की होती है और पुरुष निम्न जाति का होता है, यानी कि उच्च वर्ण और निम्न वर्ण का होता है। ठीक है बेटा। फिर है नातेदारी की रीतियां, परिहार संबंध, यानी करने का भी नातेदार है। कुछ नातेदार ऐसे जिनसे हम पर्दा करते हैं। कौन? जैसे ससुर बहू, जेठ और बहू, छोटी बहू पर्दा करती है, परिहार संबंध है। परिहास संबंध है, इसमें हंसी मजाक की बात की जाती है। जैसे कौन रिश्तेदार आते हैं इसमें? देवर भाभी और जीजा साली। फिर एक पितृस्वसेय। पितृस्वसेय में जो है बुआ का स्थान होता है, मुख्य बच्चों का देख रेख भी बुआ करती है और बुआ की संपत्ति के अधिकारी बच्चे होते हैं। एक होता है बेटा माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन तो आप अपने घरों में भी देख सकते हैं कि जब माताजी पिताजी को आवाज लगाती हैं, तो जैसे बोलते हैं कि राजू के पापा जरा बात सुनो, तो मतलब पिता को किसके माध्यम से बुलाया है? किसी नातेदार, यानी कि अपने बेटे राजू के माध्यम से बुलाया गया कि माँ का राजू के पापा कहना इसका बुखार है। इसके अलावा आपका सहकष्टी। सहकष्टी में क्या होता है? सहकष्टी में जो है जब कोई स्त्री को जो है प्रसव काल के दौरान, यानी कि जब उसको माँ बनती है, तो उसको कुछ दिनों के लिए अछूत समझा जाता है, उसको अलग रखा जाता है। तो उसी तरह की आशा उसके पति से भी की जाती है। उस अवधि में जो है उस पति को भी अछूत माना जाता है, उसे भी अलग कमरे में रखा जाता है और उसको भी उसी तरह का भोजन देने की अपेक्षा की जाती है जैसा कि उस प्रसूता स्त्री को दिया जाता है। ठीक है बेटा। लास्ट है समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो समाजशास्त्र के जनक है अगस्त्य कांटे, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री है। इन्होंने सर्वप्रथम इसको सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। आज के लिए इतना।